हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे थे यूनिट 3 कॉमन साइन सिम्टम एंड मैनेजमेंट। इसका आज लास्ट लेक्चर है। इसमें मैं 3 टॉपिक बचे हैं अपना, रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। हम क्या करने वाले हैं, एक ही लेक्चर में तीनों टॉपिक क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है एसिड बेस इम्बैलेंस का तो जाके देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना चैनल। और वहां पे तुमको ये सारे जितने भी वीडियो हम करवाते हैं पीडीएफ बेस या फिर जो रिटन फॉर्म में होता है सबका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर मिल जाएंगे वहां पे, और बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी। तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंट में जितनी अपडेटेड बुक आई हैं मैं उनको फिर से अपलोड करने वाला हूँ वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपका 7 सेमेस्टर तक, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से जाके गो थ्रू कर सकते हो। और साथ में ही मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट में अपडेट आते रहते हैं कंटिन्यूसली, हम उसको अपडेट को भी आपको देते रहेंगे। आप भी इन चीज़ों को फॉलो करते रहो, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट आता ही रहता है हमारे फील्ड में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको हमेशा अपडेटेड रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुराने नॉलेज पे पुरानी वो अपडेटेड नहीं है तो उनके चक्कर में ज़्यादा मत पड़ा करो। ठीक है, कि बुक ले लिया ये ले लिया, नहीं यार। ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब यूट्यूब पे या फिर इंस्टा पे वीडियो बना के डालते रहते हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपका हमारा है रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस होता क्यों है? अब एल्कलोसिस की कंडीशन क्यों होगी बॉडी में? एल्कलोसिस की कंडीशन में ये ऐसे होगी कि आपकी ऑक्सीजन की जो मात्रा है बॉडी में लंग्स में बढ़ जाए, या फिर क्या हो, बाइकार्बोनेट आयन जो है उसकी क्या हो जाए, इफिशियंसी हो जाए, मतलब वो क्या हो, बढ़ जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा, एल्कलोसिस की कंडीशन होगी। ठीक है, कार्बोनिक एसिड जो है उसका लेवल डिक्रीज होगा इसमें, और क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का लेवल डिक्रीज होगा, तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट आयन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दैट कंडीशन में क्या होगी, आपका रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलेगी। अब किन किन कंडीशन में देखने को मिलेगी, क्या क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी, इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले इसकी हम क्या कर लेते हैं, डिफिनीशन देख लेते हैं। इसको मैं एक हाईलाइटर ले लेता हूँ यहाँ से, येलो कलर का रहेगा। ठीक है, हाईलाइटर ये ना, नहीं यार हाईलाइटर नहीं है, ये रहा हाईलाइटर अपना। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, तो डार्क। अभी मैं घर पे आया हुआ हूँ तो हमारे पास यहाँ पे सारा सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस। और इसमें क्या करने वाले, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस जब प्राइमरी एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस डेवलप व्हेन एल्वुलर वेंटिलेशन इज कीड द बॉडी एंड मेटाबॉलिक प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या हो रहा है इसमें, हाइपर वेंटिलेशन होगा। हाइपर वेंटिलेशन होगा तो वहां पे क्या होगा कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलेगी ज्यादा। जब ज्यादा निकलेगी तो क्या होगा, लीडिंग टू एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द, देखो क्या कह रहा है, एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है यहाँ पे। इट इज ए कंडीशन फाइंडिंग इन द क्रिटिकली इल पेशेंट एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी, पेन या हाइपोक्सिया एंड रिक्वायर्ड prompt identification of the underlying trigger for the effective nursing and medical management। ठीक है, तो हमको क्या मैनेजमेंट के बारे में इस चीजें नहीं देखनी, बस हमको यहाँ पे देखना है किन किन वजह से इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या हो सकता है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, कहीं पे पेन हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है, या कई बार हाइपोक्सिया की कंडीशन भी हो रही है तो उसमें भी सांस लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा क्या कर रहा है पेशेंट, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे रहा है। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, आपका रिस्पायरेटरी एल्कोसिस की कंडीशन हो सकती है। सिंपल सा मतलब, इतना ज्यादा मतलब डीप में जाने की जरूरत नहीं, तुम सिंपल सा मतलब समझो। ठीक है, क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा। हाइपर वेंटिलेशन होगा जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा स्पीड आउट होगी एल्वुलाई से बाहर, और क्या होगा, बॉडी में जो बाइकार्बोनेट आयन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस होगा। यही तुमसे जब भी एग्जाम पूछेगा तो यही बताना, यही एनफ होगा। ठीक है, अब कौन कौन सी कंडीशन की वजह से होगा ये आगे हम देख लेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन की बात करें, सबसे पहले अगर डिफिनेशन देखना चाहो तो कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, लेवल पीएच का 0.45 से ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, रिस्पायरेटरी एल्कोसिस इज डिफाइंड एज ए क्लिनिकल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड द प्राइमरी डिक्रीज्ड आर्टियल पार्शियल प्रेशर। आर्टियल पार्शियल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा 35 mm ऑफ एच से कम हो जाएगा। और क्या होगा, कॉजेज बाय द एल्वुलर हाइपर वेंटिलेशन, मैंने ऑलरेडी बता दिया। एल्वुलर हाइपर वेंटिलेशन होगा रिजल्टिंग द इंक्रीज द
आर्टेरियल ब्लड पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 7.45 से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका एल्कलोसिस की कंडीशन होगी। अब हम एटियोलॉजी देख लेते हैं, एटियोलॉजी कौन कौन से रीजन की वजह से ये कंडीशन एराइज हो रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हाइपर वेंटिलेशन ड्यू टू एंजाइटी, फियर, पैनिक अटैक की वजह से हो सकता है, हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, निमोनिया हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, या सीवियर एनीमिया कंडीशन हो गया, दैट कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सेंट्रल वेनस सिस्टम कोई डिसऑर्डर हो जाए, लाइक हेड इंजरी हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, मेनिंजाइटिस हो जाए, इंसेफेलाइटिस हो जाए, या ब्रेन ट्यूमर हो जाए, दैट कंडीशन में ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। फीवर एंड सेप्सिस की कंडीशन में भी देखने को मिल सकती है आपका ग्राम निगेटिव सेप्टिसीमिया की कंडीशन में। और क्या होगा, प्रेगनेंसी में जनरली देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो फंडल हाइट जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब फंडल हाइट बढ़ जाती है तो क्या करती है, लंग्स को प्रेस करती है। 7 सेमेस्टर में जाओगे, 6 सेमेस्टर में, ठीक है, तो वहाँ पे तुमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि लगभग 32 वीक में जो है बहुत ज़्यादा फंडल हाइट बढ़ जाती है। उस टाइम पे क्या हो जाता है कि मदर को डिफिकल्टी होती है सांस लेने में, और जो 36 वीक आता है तो बेबी थोड़ा सा नीचे आता है, तो उसको वेलकम साइन या लाइटनिंग साइन बोलते हैं। ठीक है, वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा ओबीजी में, या मैं पढ़ाऊंगा या कोई और पढ़ाएगा ओबीजी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली है कि मैं ओबीजी ना पढ़ाऊँ आपको, पीडिया पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सेल्सियट टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकता है, और क्या एक्सेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से भी हो सकता है, और क्या हो जाएगा, हेपेटिक फेलियर या लीवर डिजीज की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, सीवियर पेन या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। और क्या होगा, ड्रग में आपका क्या है कैटाकोलामाइन है, प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जनरली जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलता है कंडीशन। ठीक है, मिथाइल जेंथिन और थियोफाइलिन कंडीशन में ये सारी चीजें हो सकती हैं। ड्रग कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल, आपका कैटाकोलामाइन है, प्रोजेस्टेरॉन है, और क्या है, मिथाइल जेंथिन्स है, उसी को थियोफाइलिन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका पैथोफिजियोलॉजी, डिजीज कंडीशन हो क्यों रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा, कोई चीज ट्रिगर कर रहा है, ट्रिगरिंग फैक्टर आपका क्या है, हाइपोक्सिया है, एंजाइटी हो गया, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीजन हो जाए, फीवर हो जाए, या सेल टॉक्सिसिटी हो जाए। ठीक, उसकी वजह से आप क्या होगा, स्टिमुलेशन आप तो मेडुलरी रिस्पायरेटरी सेंटर को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जहां पे क्या होता है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है। मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में नहीं देखा, जाके देखो उसको। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ रिस्पायरेशन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्वुलर हाइपर वेंटिलेशन होगा। एल्वुलर हाइपर वेंटिलेशन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव एलिमिनेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। एक्सेसिव एलिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का लंग से। उसके बाद क्या होगा, अब डिक्रीज करेगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, हाइपोकैप्निया हो जाएगा। एक टर्मिनोलॉजी जो छोटी छोटी मिलती है, इस पर ध्यान रखा करो, हाइपोकैप्निया, डिस्निया। ठीक है, मैं कभी कभी बोलता हूँ, इनको लिख लिया करो कहीं, एक अलग से कॉपी बना लिया लो, टर्मिनोलॉजी बार बार देखा करो, क्योंकि भूल जाता मैं खुद भूल जाता हूँ कई बार इन चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, डिक्रीज कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। जब कार्बोनिक एसिड डिक्रीज कर रहा है तो साथ में हाइड्रोजन आयन भी डिक्रीज करेगा। जब हाइड्रोजन आयन डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली पीएच जो इंक्रीज करेगी। जब पीएच इंक्रीज करेगी तो फिर पता ही तुमको क्या होगा, डिक्रीज हाइड्रोजन आयन करेगा। देखो, कार्बोनिक एसिड डिक्रीज किया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी यहाँ पे डिक्रीज कर गई। अब इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज आर्टियल ब्लड पीएच इंक्रीज कर जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, रिस्पायरेटरी एल्कोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, अब रीनल कंपनसेशन, इफ द प्रोलॉन्ग डिक्रीज हाइड्रोजन आयन है तो एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा बाइकआउट। अब ये तो बॉडी की मैकेनिज्म है ना, या बहुत ज़्यादा देर तक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बॉडी में डिक्रीज है तो किडनी क्या करती है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, एक्सक्रीट आउट करेगी बाइकार्बोनेट आयन को, और उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी, तो ये अलग चीज हो जाती है। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे अभी। क्लिनिकल फीचर, अगर क्लिनिकल फीचर की बात करें, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, रैपिड डीप ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। रैपिड हाइपर वेंटिलेशन मतलब सांस ले रहा हो जल्दी जल्दी पेशेंट, ये इंडिकेशन हैं। ठीक है, कुछ जो चीजें होती हैं वो हर डिजीज कंडीशन में लिख सकते हो। बस्ट एग्जामिनर क्या करता है, आपका जो कॉपी चेक करता है वो सारी चीजें नहीं देखता, वो देखता है आपने इस डिजीज कंडीशन के स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम ये होता है, ये आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, इसलिए हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। आपके यहाँ पे क्या होगा, लाइट हेडनेस एंड डिजीनेस आपको देखने को मिलेगा, नमनेस एंड टिगलिंग देखने को मिलेगी। आप द फ्रिंगन जिसको हम पेरिस्थेसिया बोलते हैं, टोन्स और अराउंड द माउथ भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, टिंगलिंग साइन। इसके अलावा क्या, मसल्स क्रैम्प एंड टिटेनी देखने को, मसल्स में क्रैम्प होंगे। एक और क्या होगा, पाल्पिटेशन एंड ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगी पेशेंट में। और क्या होगा, एंजाइटी, रेस्टलेशन एंड पैनिक
अटैक देखने को मिल सकता है, पेशेंट में ब्लड विजन हो जाएगा, और क्या होगा, पॉजिटिव चॉपस्टिक्स एंड क्या है, टॉर्सन साइन। तो पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन क्या होता है मैं इसको बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, जो आप ये फेशियल नर्व होती है, ठीक है, फेशियल नर्व हम क्या करते हैं, कान से 3 सेंटीमीटर नीचे यहाँ आके आसपास क्या करेंगे, टैप करते हैं। जब ट्रैप करेंगे तो अपने आप यहाँ पे क्या होगा, पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, चॉस्टेक्स और क्या है, साइन बोलते हैं। और आपका ये जो टॉसिस साइन है, इसमें कुछ नहीं होता है। जनरली डॉक्टर क्या करते हैं, आपको यहाँ पे मतलब जो बीपी कप होता है, बीपी कप को यहाँ पे क्या किया, बांध देते हैं। बेबी कप को बांधने के बाद क्या करते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट करते हैं मतलब जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उससे मैक्सिमम 3 टाइम ज़्यादा इन्फ्लेट करते हैं। जब इन्फ्लेट करते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब क्या करते हैं कि उसको हम क्या करते हैं, 2-3 बार और इन्फ्लेट करते हैं, तो आपका जो हाथ है वो ट्विस्ट हो जाता है। ये जनरली क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया का साइन देखने को मिलता है। अगर बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया कैल्सीमिया हो गया या ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया, दैट कंडीशन में क्या होगा, ये साइन आपको देखने को मिलेगा। उसमें करना कुछ नहीं होता, बस बीबी कप को बांधना होता है और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है, उसे 3 टाइम ज़्यादा क्या करना होता है, इन्फ्लेट करना होता है। जब इन्फ्लेट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ आपको अपने आप हाथ ट्विस्ट हो जाएगा, तो ये साइन आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद कंफ्यूजन एंड सीजर इन सीवियर केसेस में आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम डायग्नोसिस। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं, हमको क्या करवाना, आरटीएल ब्लड गैस करवाना, एबीजी करवाना है। उसमें आपको पीएच देखने को मिल जाएगी 7.45 से ज़्यादा, और पार्शियल प्रेशर आपको 35 mm ऑफ एच से कम देखने को मिल जाएगा। और क्या होगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराएंगे, टीटीएल उस पेशेंट की हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। और क्या करेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑक्सीजन सेचुरेशन हम देखेंगे पेशेंट की। और क्या, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, ठीक है। और टॉक्सिलॉजी स्क्रीनिंग, सैलिसिलेट लेवल, ये भी हम देख सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। डायग्नोसिस में ज़्यादा मेन अब इम्पॉर्टेंट आपका एबीजी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले तो मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द ट्रीट एंड अंडरलाइन कॉजेज क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें एंजाइटी, हाइपोक्सिया, इन्फेक्शन, पेन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा क्या क्या करेंगे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी इफ हाइपोक्सिया इज पार्टिसिपेटिंग काज है, ठीक है। तो हम एडमिनिस्टर करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे अगर हाइपोक्सिया की वजह से हो रही कंडीशन तो, ठीक है। इसके अलावा करेंगे, अगर मैनेज करेंगे फीवर को, सेप्सिस को अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देंगे। इसके लिए एडजस्ट करेंगे मैकेनिकल वेंटिलेटर सेटिंग को हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इंट्रोजेनिक हाइपरटेंशन इज कॉजेज। और क्या, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कुछ नहीं करना है, एंजाइटिस देंगे। इसमें क्या होगा आपका बेंजोडाइजापिन्स। और क्या, फारेंजाइटी को कम करने के लिए हमें देखते हैं। इसके अलावा क्या देंगे, एनार्जेसिक देंगे अगर पेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हाइपो वेंटिलेशन हो रहा है। इसके अलावा एंटीपायरेटिक्स देंगे फीवर कंट्रोल करने के लिए, सेडेटिव देंगे अगर जरूरत है तो, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें कोई भी डायरेक्टली सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तब वहाँ पे सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कोई डायरेक्ट नहीं होता है इसमें, तो इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें हम, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर डिजीज कंडीशन में हमको लिखना चाहिए, चाहे 5 नंबर का हो चाहे 15 नंबर का, ठीक है। अगर मार्क्स गेन करना हो तो तुमको, ठीक है। मॉनिटर क्या करना है आपको, वाइटल साइन मॉनिटर करना है, पेशेंट की रिस्पायरेटरी रेट, रिदम, डेप्थ, फ्रीक्वेंसी सब देखते रहना, प्रेशर एंड काम इनऑक्सिस पेशेंट है, ठीक है। और इसके अलावा हमको क्या करना है, उसको प्रॉपर पोजिशनिंग देनी होती है। और क्या करना है, ये 3-4 चीज़ें याद कर लो हमेशा। वाइटल साइन मॉनिटर करना है, मैं बता रहा हूँ जो, ठीक है, जो लिखा है वो नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, जो हम एग्जाम में लिखते हैं नंबर पाने के लिए, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले मॉनिटर वाइटल साइन, कंफर्टेबल पोजीशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फैमिली साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और क्या करेंगे, मोबिलिटी के लिए इनकरेज करेंगे। और क्या करेंगे, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, डिजीज कंडीशन के बारे में बताएंगे, कोई प्रोसीजर हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, और हाइजीन मेंटेन करेंगे पेशेंट की। और क्या करेंगे हम, और क्या कर सकते हैं, 8 पॉइंट हो गया यार, 5 नंबर लिखने के लिए बहुत होता है इतना, फिर भी मैं बता देता हूँ। मॉनिटर एबीजी करेंगे, रिजल्ट देखेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, उसका प्रोवाइड देख ले वही, काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे उसको, ऑब्जर्व करेंगे साइन सिम्टम टिटेनी का, परिस्थितिया का, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी। और क्या है, एजुकेट करेंगे पेशेंट को अबाउट रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक के रिगार्डिंग। और क्या, मॉनिटर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करेंगे, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल रिएश्योरेंस चेक करेंगे पेशेंट का, ठीक है। ये सब चीज़ें करते हैं। आगे चलते हैं हम मेटाबॉलिक में।
ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, मुंह दर्द हो गया यार। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की अगर बात करें तो इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक मतलब किसी बॉडी ऑर्गन के फेलियर की वजह से होगा जनरली, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा रोल देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज अ सिस्टमिक एसिड बेस्ड डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन फॉर्म एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड और लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड या लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट है चीज, वही चीजें, ठीक है, in the body leading to the fall blood pH. It is commonly seen in conditions such as diabetic. मैंने बोला ना, कोई डिजीज कंडीशन की वजह से ये चीज होगी, ठीक है। वो डिजीज कंडीशन कोई जरूरी नहीं डिजीज कंडीशन हो तभी वो चीजें हो, ठीक है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की मतलब ज्यादा हो जाए, हाइपरवेंटिलेशन हो जाए किसी वजह से, या फिर क्या हो जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में किसी वजह से बढ़ जाए, हाइपोक्सिया, छोटी नॉर्मल चीजें, ठीक है, माइंड से। इसमें क्या हो रहा है, किसी मेजर डिजीज कंडीशन की वजह से चीजें होती है, लाइक आपका डायबिटीज, डायबिटीज कीटो एसिडियोसिस, ये क्या होती है, टाइप 1 डायबिटीज होती है जनरली, ठीक। और रीनल फेलियर एंड क्या है, सीवियर डायरिया एंड कैन प्रोग्रेस रैपिडली टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। मतलब क्या, वो छोड़ दो, ये कंडीशन क्यों हो रहा है छोटे, जनरली क्या हो रही है, डायबिटिक कीटो एसिडियोसिस, रीनल फेलियर और क्या सीवियर डायरिया, इन कंडीशन में हो रही। अब इन कंडीशन में क्या होता है, जनरली डायबिटीज में बहुत ज्यादा क्या पेशेंट वॉशरूम जाता है, रीनल फेलियर की वजह से बहुत ज्यादा फ्लूइड बाहर निकलता है, और क्या होता है सीवियर डायरिया हो तो उसमें फ्लूइड बाहर निकल ही रहा है, ठीक है। दैट कंडीशन में क्या हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका बॉडी में क्या हो सकता है कि एसिड का लेवल बढ़ सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एसिडोसिस कंडीशन हो सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। एक बार हम डेफिनेशन देख लेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिफाइंड एज ए क्लिनिकल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइमरी रिडक्शन इन प्लाज्मा। क्या हो रहा है, प्राइमरी रिडक्शन इन प्लाज्मा में हो रहा, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन, ठीक है। बाइकार्बोनेट कंसंट क्या हो रहा है, प्लाज्मा में कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या रिजल्टिंग डिक्रीज आर्टियल ब्लड पीएच क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब आर्टियल ब्लड पीएच डिक्रीज करेगी ड्यू टू एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज एसिड एक्सक्रीशन एंड लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन को, जैसे क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन बॉडी में देखने को मिलेगी। अब इसकी इटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम देख लेते हैं एक बार उनको, ठीक है। इसके बाद हम पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। एटियोलॉजी की बात करें, ठीक है, एटियोलॉजी यानी कि कॉजेज होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं होता एटियोलॉजी का मतलब क्या है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम, ठीक है, ये चीजें जान लो। इसके अलावा क्या है, एटियोलॉजी में इंक्रीजेज एसिड प्रोडक्शन। अब क्यों एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, इसकी वजह है डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, DKA देखने को मिलेगा आपको। DKA मतलब लिखते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली DKA लिख के आ जाएगा, ठीक है, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस नहीं है। अब इसमें तुम 5 मिनट कंफ्यूज रह जाओगे कि ये है क्या। जब 5 मिनट कंफ्यूज हो गए तो तुम्हारा एक क्वेश्चन गया। अब तुमको पता है ये टाइम हमको कितना मैनेज करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, लैक्टिक एसिडोसिस या क्या है, स्टार्वेशन की कंडीशन हो जाए, दैट कंडीशन में क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। इसके अलावा क्या है, डिक्रीज एसिड सिक्रीशन। अब किसी वजह से एसिड का सिक्रीशन ही डिक्रीज हो जाए, लाइक एक्यूट या क्रोनिक रीनल फेलियर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या, लॉस ऑफ द बाइकार्बोनेट हो जाए, किसी वजह से बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है, लाइक सीवियर डायरिया हो जाए, इंटेस्टाइनल फिस्टुला हो जाए, ठीक है, या क्या हो जाए, इलियोस्टोमी हो जाए, ठीक है, इलियोस्टोमी ड्रेनेज। इलियोस्टोमी का मतलब समझ रहे हो, इलियक रीजन में क्या हो जाए, कोई हम क्या कर रहे हैं, परफोरेशन करके, जनरली स्टोमी क्या होता है, स्टोमा बनाया जाता है, ठीक है। तुमने नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे होता है कि कई लोगों की बॉडी में या माउथ में या कोई इसोफेगस में या स्टमक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में एक छोटा सा स्टोमा बनाते हैं, जहां से डायरेक्टली फूड को हम क्या करते हैं, बॉडी में पहुंचाते हैं। या अब इलियक में कोई मतलब रेक्टम में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो वो फीकल को क्या कर पा रहा, आउट नहीं कर पा रहा, तो दैट टाइम हम क्या करेंगे, इलियन रीजन जो वहां पे स्टोमा बना के उसको वहां से हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। जो हमारे बॉडी में क्या होता है, अनयूजुअल चीजें होती है उसको बाहर निकालते हैं। या फिर ऐसा होता है कई बार तुम्हारा ड्यूडेनम जेजुनम में कोई प्रॉब्लम हो गई, बॉडी में डायरेक्टली फूड नहीं दे सकते, तो उसमें लिक्विड फूड डाला जाता है आपके इलियक रीजन में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाए, कोई
बहुत ज़्यादा ड्रेनेज हो जा रहा है वहाँ से, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये कंडीशन एराइज हो सकती है। ठीक है, इसके लिए अलावा क्या है आपका इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक्स, मतलब कोई मतलब टॉक्सिक मटेरियल जो उसको ले लिया है किसी ने, लाइक मेथनॉल हो गया। अब कई बार आपने सुना होगा कि मतलब डुप्लीकेट शराब की वजह से क्या हो गया, इतने लोगों की डेथ हो गई। और शराब जो मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉडी में एसिडोसिस कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। और जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा तो उस टाइम पे पेशेंट की डेथ हो जाती है। यही होता है, सिंपल सा, और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके बाद क्या, एसाइल ग्लाइकॉल ले लिया, एसाइक्लेट का ओवरडोज हो गया, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा क्या है, इंक्रीज आयनायन गैप की वजह से भी हो सकता है, लाइक आपका यहाँ पे है मेथनॉल है, यूरेमिया है, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस है, या प्रोपेनाइल ग्लाइकॉल है, इसकी वजह से हो सकता है। लाइक नॉर्मल एनायन गैप कॉज क्या करेगा, आपका डायरिया कॉज करेगा, रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस कॉज करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ठीक है, मेनली तुम ऊपर से 3-4 चीजें याद रखो यहाँ पे, जो तुमको एग्जाम में लिखने के लिए हेल्पफुल होगा। वो क्या होगा, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, और क्या आपका लैक्टिक एसिडोसिस, और क्या आपका डायरिया। ठीक है, 1 3 4, और रीनल फेलियर, ये 3 चीजें तुम लिख सकते हो। कोई भी चीज अगर याद ना आ रही हो इसमें तो ठीक है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है तो भी तुम ध्यान रखना किन चीजों में बात कर रहा है वो। लाइक तुम्हारे किसी ऑर्गन के बारे में बात कर रहा है, जनरल टॉप के बारे में बात करें, एक हम और इसका शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिसमें तुमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। लाइक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ पे होता है पता है, लोग पता होता है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक, इसमें कंफ्यूजन होता है मेटाबॉलिक है या रिस्पायरेटरी नॉर्मल है। ठीक है, रिस्पायरेटरी है। इस चीज़ों पे हम एक अलग सेपरेट से वीडियो बनाएंगे इसके लिए अलग से। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन हो जाता है। ठीक है, इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, लाइक प्लाज्मा में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, बफरिंग ऑफ एक्सेसिव हाइड्रोजन आयन बाई प्लाज्मा बाइकार्बोनेट एंड डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल का क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज आर्टेरियल ब्लड पीएच पे डिक्रीज करेगी। उसके बाद क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ द पेरिफेरल एंड सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनसेटरी हाइपर वेंटिलेशन होगा। ठीक है, और एलिमिनेशन ऑफ एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करेगा, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, और क्या पार्शियल कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर क्या करेगा, करेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रीनल कंपनसेशन होगा, और क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा हाइड्रोजन आयन, और क्या करेगा, एक्सक्रीशन एंड बाइकार्बोनेट आयन जो है रिएब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिल जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें हम तो यहाँ पे आपको डीप रैपिड लेबोरियस ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉस्मोल रिस्पायरेशन जिसको बोलते हैं, टर्मोलॉजी याद कर लेना। फटेक देखने को मिलेगा, जनरलाइज वीकनेस देखने को मिल सकता है आपको यहाँ पे। और क्या मिलेगा, हेडेक होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग हो गई, कन्फ्यूजन होगा, लिथार्जी देखने को मिलेगी, सीवियर केसेस में कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी देखने को मिल सकती है, कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलेगी, वार्म एंड फ्लैसिड स्कीम होगा। ठीक है, फ्रूटी ब्रीदिंग ऑर्डर, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो फ्रूटी ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, जब वो सांस लेगा तब आपको उसको फ्रूट टाइप की स्मेल आती है। ठीक है, डायग्नोसिस में कुछ भी नहीं करवाएंगे, वही एबीजी करवाएंगे तुम्हारा डायरेक्टली। इसके अलावा सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाएंगे, मेन में फोकस करो, एबीजी करवाएंगे। और क्या करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे हम उसका। ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखेंगे, सीरम क्रिएटिनिन देखेंगे, सीरम लैक्टेट लेवल देखेंगे, यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन पीएच भी चेक करेंगे हम पेशेंट की। ठीक है, इसके अलावा हम अगर मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट बात करें, आइडेंटिफाई द ट्रीट अंडरलाइन कॉज। सबसे पहले अंडरलाइन कॉज चेक करें किसकी वजह से हो रही है कंडीशन। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अग्रेसिव इंटरवेंशन, फ्रूट रिसक्टेशन एज इंडिकेटेड। ठीक है, अगर जरूरी है तो हम रैपिडली क्या करेंगे, इंटरवेंशन करेंगे आपका फ्लूइड का। इसके अलावा करेक्शन आप एसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगे, स्पेशली पोटेशियम के लेवल को। ठीक है, और क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कार्डियक एंड हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग करते रहेंगे सीवियर केसेस में। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट एडमिनिस्टर करेंगे, सीवियर
केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग एसिडोसिस कंडीशन है उस टाइम पे, और क्या करेंगे, इंसुलिन थेरेपी देंगे अगर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है तो, ठीक है। और क्या करेंगे, एंटीबायोटिक सेप्टिसीमिया कंडीशन या सेप्सिस हो गई तब दैट कंडीशन क्या करेंगे, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे। और क्या देंगे, पोटेशियम रिप्लेसमेंट वंस यूरिन आउटपुट एंड रिन्यूअल फंक्शन आर कंफर्म्ड एडिक्वेट हो गया तो तुरंत हम क्या कर देंगे, पोटेशियम को हटा देंगे, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हीमोडायलिसिस करवाएंगे, ठीक है, अगर जरूरत है पेशेंट की तो। इसके अलावा क्या करें, सर्जिकल इंटरवेंशन, बाउल इस्कीमिया है, परफोरेशन हो गया, फिस्टुला हो गया, दैट कंडीशन में हम करवाते हैं, वरना कोई इंडिकेशन नहीं है इसका भी डायरेक्टली सर्जिकल। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में वही तुम्हारा मॉनिटर एबीजी करेंगे, मॉनिटर कार्डियक रिदम चेक करेंगे, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब आईवी फ्लूइड, इंसुलिन, और क्या मॉनिटर स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट, रीनल फंक्शन देखेंगे उसका, असेस साइन ऑफ ब्रूसिंग एसिडोसिस, ठीक है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे, मेंटेन पेशेंट सेफ्टी स्पेशली विद अलर्ट लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस की कंडीशन में, और प्रोवाइड पेशेंट फैमिली एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन, ठीक है, ये करेंगे। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात करें अब, इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज सिस्टमिक एसिड बेस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन हो जाए, एक्सेस में बाइकार्बोनेट आयन हो जाए, कहाँ पे आपका प्लाज्मा में भी हो जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वहाँ पे आपका एक्सेस में बाइकार्बोनेट आयन हो जाए, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब क्या, लॉस ऑफ द हाइड्रोजन आयन रिजल्टिंग इन राइज द पीएच, इट कॉमनली ओकर सेकेंडरी और प्रोलॉन्ग वोमिटिंग, नेजोगेस्ट्रिक सक्शन कर लें या डायरेटिक थेरेपी दे रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन की अगर बात करें, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज डिफाइंड एज द क्लिनिकल एसिड बेस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्राइमरी इंक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पीएच इंक्रीज करेगी, जब पीएच इंक्रीज करेगी दैट कंडीशन में क्या होगा, हम उसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बोलेंगे, ठीक है। अब इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हम, लॉस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए किसी वजह से, लाइक प्रोलॉन्ग वोमिटिंग हो रही है, नेजो गैस्ट्रिक सक्शन कर दिया हमने अगर, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नेजो हम सक्शन कर रहे हैं और ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा मतलब सक कर लिया, ठीक है, इसकी कंडीशन में हो सकता है। और क्या, डायरेटिक, अब लूप डायरेटिक दे रहे हैं, फ्यूसिडामाइड दे रहे हैं या थाइजाइड डायरेटिक दे रहे हैं, उस कंडीशन में क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा बॉडी से फ्लूइड बाहर निकाल दिया हमने, तो साथ में कार्बोनिक एसिड और हाइड्रोजन आयन भी बाहर निकल जाता है, इसकी आउट हो जाती है, दैट कंडीशन बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाएगा। जब बाइकार्बोनेट आयन बढ़ जाएगा दैट कंडीशन में क्या होगी, क्या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे इटियोलॉजी में, और आगे हम बात करते हैं, ज़्यादा नीचे चला गया, एक्सेसिव एल्कलाइन इंजेक्शन कर ले कोई, ठीक है, और क्या हो जाए आपका हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या प्राइमरी और सेकेंडरी, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, हाइपोकैलेमिया हो जाए, ठीक है, और क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द एल्कलोसिस ड्यू टू द सीवियर वॉल्यूम एंड डिप्लेशन हो जाए, ठीक है, और कसिंग सिंड्रोम में भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते, ऊपर वाली 3-4 चीज़ें याद रखना, ज़्यादा मतलब इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। तुम ये याद रखना, लॉस ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड और डायरेटिक थेरेपी, एक्सेसिव एल्कलाइन इंजेक्शन और हाइपोकैलेमिया, ठीक है, इतना याद कर लोगे तब भी ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तुम देख लेना वहाँ से। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें हम तो लॉस ऑफ द हाइड्रोजन आयन, अब किस वजह से हो रहा, वोमिटिंग, नेजोगेस्ट्रिक सक्शन, या फिर क्या हो जाए, गेन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, एंटा एसिड ओवर यूज कर लिया, ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, गैस बन रही बार बार क्या कर रहे हैं, पेंटॉप खाए जा रहे हैं, रेंटेक लिए जा रहे हैं, ठीक है, दैट कंडीशन में कंडीशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। और क्या हो जा रहा है, डायरेटिक हो जाए, डायरेटिक्स हम दे रहे हैं, या हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाए, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकलता है ये मुझे कोई कमेंट करके बताना तुम, ठीक है। इंक्रीज प्लाज्मा बाइकार्बोनेट, क्या हो जाए, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज करेगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंक्रीज आर्टियल ब्लड पीएच इंक्रीज हो जाएगी, और क्या करेगा, जब इंक्रीज हो जाएगी तुम यहीं तक लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, साइन एंड सिम्टम देखने को मिल जाएगा, बट क्या है, और
कंपनसेटरी हाइपोवेंटिलेशन टू रिटेन द कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी क्या करती है, रिटेन करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा और क्या होगा, इसके बाद रीनल कंपनसेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट तुमको यहीं तक लिखना है, यहाँ तक इंक्रीज आर्टियल ब्लड पीएच, ठीक है। इसके बाद हम डायग्नोस्टिक देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की माने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनसेटरी हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा, स्लो एंड सॉलो ब्रीदिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, मसल्स वीकनिंग हो जाएंगे, क्रैम्प आने लगेंगे, नमनेस एंड टिकलिंग साइन देखने को मिलेगी, टिटेनिया इन सीवियर कंडीशन में हो जाएगा, डिजीनेस एंड कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा, कार्डिक इरिथमियाज देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगी, और क्या होगा, पॉजिटिव चॉस्टिक्स एंड टॉर्सिस साइन देखने को मिलेगी, ठीक है। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो हम एबीजी एनालिसिस करवाएंगे पेशेंट की, और क्या करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, यूरिन क्लोराइड लेवल देखेंगे पेशेंट का, और डिटेल क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, डिटेल हिस्ट्री ऑफ द वोमिटिंग, डायरेटिक यूज, एंटासिड यूज और स्टेरॉइड थेरेपी के लिए हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। इसके बाद अगर मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट करवाएंगे पेशेंट का। मेडिकल मैनेजमेंट से अंडरलाइन कॉज चेक करेंगे पेशेंट का, किसी वजह से प्रॉब्लम एराइज हो रही है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी देंगे पेशेंट को, ठीक है, विद नॉर्मल सलाइन एंड क्लोराइड रिस्पॉन्सिबल क्लोराइड्स, करेक्शन ऑफ एसोसिएटेड पोटेशियम डिफिसिट, ठीक है। इसके अलावा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, और क्या देंगे, एस्टोजोलामाइड देंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है आपका एस्टोजोलामाइड, ठीक है। और इसके अलावा H2 रिसेप्टर देंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, ठीक है, रिड्यूस करेंगे गैस्ट्रिक एसिड को, एंटाएमेटिक्स देंगे आपको अगर परसिस्टेंटली क्या हो रही, वोमिटिंग हो रही है तो। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट जनरली इसमें भी कोई जरूरी नहीं है, बट क्या है, रिक्वायर्ड अगर तब वहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रियली रिक्वायर्ड डायरेक्टली फॉर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इटसेल्फ, सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज वेयर द इंडिकेटेड सच है, क्या है, एंडरोलेक्टोमी फॉर द हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इंडिकेट्स एल्कलोसिस कंडीशन, तब करते हैं, जनरली हम करते नहीं है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वही हम मॉनिटर करेंगे एबीजी, उसका ऑब्जर्व करेंगे क्लोजली साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया, और क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे आईवी फ्लूइड, मॉनिटर करेंगे कार्डियक रिदम, और क्या असेस करेंगे, टिटेनी एंड न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, एजुकेट करेंगे पेशेंट को रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन या फिर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटासिड एंटाबायोटिक्स के रिलेटेड, मेंटेन करेंगे एक्यूरेट इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड्स को, और प्रोवाइड करेंगे सेफ्टी मेजर्स ऑफ पेशेंट विद द अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ठीक है। तो यही करेंगे बस। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है पूरा यूनिट नंबर 3। इसके बाद हम जीआई सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर इसमें साफ समझ में आ रही हो तो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो तुम मुझसे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।